सर, काफ़ी समय से हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि भारत देश में शिक्षा पद्धति और शिक्षा प्रणाली में सुधार की काफ़ी आवश्यकता है। क्या पिछले कुछ वर्षों में यह सुधार कहीं देखने को मिला है? बदलाव देखने को तो जरूर मिला, सुधार देखने को नहीं मिला। सुधार के लिए जरूरी है कि वाकई में सुधारा क्या जाना चाहिए, उसकी जानकारी होना। हम उसी इमारत में थोड़ा बहुत रिनोवेशन मॉडर्नाइजेशन करते जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो अंग्रेज देखे गए पिछले 150 वर्षों में। और जरूरत है एक पूरी की पूरी नई शिक्षा पद्धति जो भारतीय तासीर के हिसाब से हो, जो प्रकृति के हिसाब से हो, पूरी दुनिया अपना सके। उस पे चर्चा विचार विमर्श थोड़ा जरूरी है कि आज शिक्षा यहां तक पहुंची है, शुरू कहां से हुई थी। आज भारत में काफी बार राम राज्य की चर्चा होती है और फिर नई शिक्षा पद्धति की। तो जब राम राज्य की बात हो रही तो राम के जमाने में कैसी शिक्षा थी, कृष्ण के जमाने में कैसी शिक्षा थी, बौद्ध जीसस पैगंबर साहब नानक इनके जमाने में शिक्षा कैसी थी, इसको भी थोड़ा देखना जरूरी है। 1860 का भारतीय सर्वे कहता है कि औसत भारतीय बच्चा यूरोप के एक औसत बच्चे से ज्यादा पढ़ा लिखा था। जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं वो भारतीय शिक्षा पद्धति की तारीफ करते थे। तो ऐसा क्या था, इस पे विचार विमर्श जरूरी है। संस्कृत में कहते हैं कि विद्या वही जो विमुक्त करे, सा विद्या या विमुक्ति है। बहुत सारे स्कूलों ने इसको अपने बाहर नोटिस बोर्ड पे टांग रखा है। उनसे पूछो कि इसका मतलब क्या है, तो शायद मतलब नहीं पता उन्हें। जैसा हमने पूर्व में कहा कि एक धीरे धीरे भारत में और पूरे पूर्व के देशों में कवायद हुई है कि बच्चों में जागरूकता लाने की बजाय, चेतनता लाने की बजाय चरित्र निर्माण की कोशिश हुई। उनको एक मैकेनाइज्ड फॉर्म में तब्दील करने की कोशिश हुई कि ऐसा है तो ऐसा देखना, ऐसा है तो ऐसा देखना। कोई दिक्कत आए तो वेद को देखना, कोई दिक्कत आए तो उपनिषद देखो, कोई दिक्कत आए तो बाइबल कुरान देखो। आगे के रास्ते हमने बंद कर दिए, उनकी आंखें पीछे कर दी। सब हमारी आत्मा है, लेकिन कल क्या करना है, कल क्या आएगा, ये तो हमको पता नहीं है। तो पुरानी शिक्षा देके हम अंधकार बढ़ा ही रहे हैं, बंधनों में बांध ही रहे हैं, मुक्त नहीं कर रहे हैं। वो जो चेतनता के कारण जागरूकता रहती थी, वो चरित्र के कारण बंध गई। और 1860 के बाद भारत में जो मैकेनाइजेशन आया, वो उस पर एक पट्टी और बांध दी, अंधे के ऊपर एक पट्टी भी कपड़े की, डबल ब्लाइंड। पहले ब्लाइंडनेस चल रही थी, अब डबल ब्लाइंडनेस, कि आप मशीन का एक पुर्जा हो जाएं, नौकरी पा जाएं। शिक्षा का मूल मंत्र ही गायब हो गया। अगर नौकरी ही पाना है तो बच्चे को अपने बाप के व्यवसाय में शुरू से रखने दो। तब आपने बाल श्रम के नाम पे उसको मना कर दिया कि 18 वर्ष तक वो जाएगा स्कूल। तो आपने मजबूर किया अपनी शिक्षा को कि हम अपने हिसाब से लोगों को चलाएंगे, राज करेंगे। राम के राज्य में
राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती थी शिक्षा के क्षेत्र में। गुरुओं के आश्रम थे जहां पढ़ाई होती थी। द्वापर युग में थोड़ी बहुत कोशिश हुई कि द्रोणाचार्य राज्य के अधीन हुए, तो शिक्षा पहली बार राज्य के अधीन हुई। लेकिन भारत के इतिहास में तक्षशिला और नालंदा राज्य के अधीन नहीं थे। राज्य उनको अनुदान देता था और बच्चे जब पढ़ जाते थे तो जिसकी जितनी सामर्थ्य, जितनी जिसकी श्रद्धा, उसके हिसाब से वो वापस देता था। तो ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड पे शिक्षा के खर्चे निर्भर थे। समाज उनको देता था, टैक्सेशन कम था। आज आप शिक्षा के नाम पे टैक्सेशन और एक्स्ट्रा टैक्सेशन अधिभार, उसके बाद भी चीजें खराब है। शिक्षा का एक इस तरह से हो गया कि पूरे देश की शिक्षा एक होनी चाहिए, चाहे भौगोलिक परिस्थिति कुछ भी हो। और आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में कभी प्रोफेसर से जो दूसरों की चीजें पढ़ाई शिक्षालय और कॉलेजों में पढ़ाते थे, जिनका अपना ज्ञान कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम में जो माहिर थे वो प्रोफेसर कभी शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, कभी कोई एक्टर आ जाते हैं, कभी कोई वकील साहब बैठ जाते हैं और फिर स्पोक्समैन बैठ जाते हैं। इस शिक्षा मंत्री बनने लायक हैं या नहीं? शिक्षा मंत्री का सिर्फ काम इतना होना चाहिए कि कभी किसी यूनिवर्सिटी को, कभी किसी गुरुकुल को अगर फंड की शॉर्टेज हो तो आप दे सकें। बाकी ये समाज का काम है शिक्षा। क्योंकि अगर शिक्षा मुक्ति प्रदान करती है तो सरकार जैसे ही उसको अपने अंडर में लेगी वो गुलामी पैदा करेगी, वो फ्रीडम दे ही नहीं सकती। तब डेफिनेशन बदल जाती, तब आप चरित्र निर्माण करेंगे, एक टाइप फॉर्म करेंगे, मैकेनाइज बनाएंगे, और ये स्वतंत्रता में परतंत्रता जारी रहेगी। फिर लोग परतंत्रता में जीते हुए बीमार पड़ेंगे, झगड़े होंगे, फिर कहोगे आपका देश आगे नहीं बढ़ता, समाज आगे नहीं बढ़ता। अगर पैसे से शिक्षा हो तो कभी ना कभी कोई ऐसा हो सकता है कि एकलव्य की तरह पीछे छूट जाए। तो शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि कोई एकलव्य छूट ना जाए। भारत में एक कहानी आती है कि एक यूनिवर्सिटी में एक लड़का गया और उससे गुरुजी ने पूछा कि क्या नाम है? बोले पढ़ना चाहता हूँ। नाम क्या है? बोले जावाल। बोले बाप का नाम क्या है? बोले वो तो बताया नहीं माँ ने। तो बोले जाओ माँ से पूछ के आओ। और वो गया, माँ से पूछ के आया तो गुरुजी ने पूछा क्या नाम है? बोले माँ ने बताया कि वो एक वेश्या हैं, बहुत सारे ग्राहक आते हैं, बाप का नाम पता नहीं है, गुरुजी से कह देना, निवेदन है, पढ़ा सकें तो अच्छा, नहीं तो छोड़ दें। गुरु ने कहा धन्य है वो माँ जो इतनी साहसी है, इतने ओपनली कह सकती है, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। और वो 20 बरस वहां पढ़ा। बच्चे घर जाते थे, वो घर भी नहीं जाता था, वहीं रहता था। उसके बाद जिस दिन गुरु दक्षिणा का दिन आया, सब ने कुछ कुछ दिया और वो खाली हाथ, उदास। वो सोचता रहा कि एक स्वर्ण मुद्रा तो होती तो मैं दे देता, 1 रुपया तो होता तो मैं देता। नहीं था। लौट के चला माँ के पास, तो रास्ते में एक दोस्त के घर रुका। उसको उदास देख के उसके फादर ने पूछा दोस्त के, क्या बात है? बोले ऐसा ऐसा हुआ गुरुकुल में, हमारे पास कुछ था नहीं। तो बोले इसमें चिंता की क्या बात है, यहाँ का राजा देता है, जो पहला याचक उसके दरबार में जाएगा उसको जो मांगे वो देता। बोले ऐसा है क्या? तो मैं गुरुजी के लिए सिक्का मांगूंगा वो दे देंगे? बोले हाँ दे देंगे। तो बोले सबसे पहला याचक मतलब कितने मिली? बोले राजा 4 बजे जगते हैं सवेरे, उस समय जो उन्हें नजर आ जाए जो मांगेगा वो देंगे। तो बोले 4 बजे क्या, मैं अभी से चला जाता हूँ, कल के लिए तो मैं पहले ही याचक होऊंगा ना। तो वो दरबार के बाहर जाके खड़ा हो गया और दरबारियों से पूछता है
कि राजा जो मांगे वो देता है क्या? बोले हाँ बेशक, अभी तक तो बोले तुम लोग क्यों नहीं मांगते हो? बोले हमको दिया हुआ मांगने की जरूरत क्या है, कर्म से कर रहे हैं हम, अपने कर्म की खा रहे हैं, भिखारी मांगने की जरूरत क्या है? बोले अच्छा ऐसा बात, तुम क्यों मांगने आए हो? नहीं गुरु दक्षिणा देना है इसलिए मांगने। अच्छा अच्छा ठीक। तो बोले ठीक है, तो बोले नंबर नोट कर लो, मैं पहला याचक हूँ। बोले वो रात 12 बजे के बाद होगा नोट। बोले तब भी मैं यहाँ बैठा हूँ। और वो लिखा, तो घूमता रहा और बोला 1 सिक्का मांगूंगा। राजा तो जो मांगे वो देते हैं, तो मैं 2 मांग लूंगा। थोड़ा घूमता रहा, बोले 10 मांग लूंगा। फिर आया पहरेदार से पूछा, वो देता है ना? हाँ जो मांगे वो देगा। तो सवेरे आते आते तक उसने कहा कि पूरा खजाना मांग लूंगा। फिर उसको ध्यान आया कि राजा ने खजाना दे दिया और तलवार से मार दिया, तो मैं कुछ राज्य का हिस्सा और मांग लेता हूँ। और जब सोच रहा था, और सोचा उसने कि पूरा राज्य ही मांग लेता हूँ, मैं गुरु के लिए ही तो मांग रहा हूँ। इतने में दरवाजा खुला और राजा सामने प्रणाम किया। महाराज सुना है आप पहले याचक को जो मांगे वो देते हैं, क्या ये सही है? तो राजा ने कहा कि हाँ देता हूं, लेकिन तुम याचक लग नहीं रहे हो। बोले मैं तो पूछ रहा हूं, तो मांगो। बोले हाँ तुम याचक नहीं लग रहे हो, ये पक्का है, बाकी तुम जो मांगोगे वो दूंगा, पक्का? बोले हाँ मांगो। तो उसने कहा कि मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए, और इस वक्त के बाद आप महल के अंदर नहीं जाएंगे, आप बाहर जाएंगे। तो राजा ने कहा कि मुझे पता था कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, धन्य है भाग, इस राज्य का बोझ संभालते संभालते 25 बरस हो गए और मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई आए जो इसका बोझ संभाले। तो मेरे आज भाग्य उदय हो गए कि तुम मिले मुझे, ये संभालो, और मैं चला। उसने कहा जिसको मैं प्राइज मान रहा था वो पनिशमेंट है यार ये राजा के हिसाब से। उसने कहा थोड़ा रुको, शायद रात में सो नहीं पाया इसलिए कुछ गड़बड़ में मांग गया, मुझे थोड़ा विचार करने का वक्त दो। राजा ने कहा हाँ ठीक है। थोड़ा घूमता रहा और भाग गया वहां से। राजा ने कहा इसके पीछे भागो, और वो गुरुकुल गया और महाराज अपने गुरु को सारी कथा सुनाई। गुरु ने कहा कि तुम मेरे लिए मांग रहे थे? बोले हाँ गुरु जी, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं राज्य दूं आपको या नहीं दूं। मैं तो कुछ भेंट देना चाहता था, और वो राजा कह रहे हैं कि ये पनिशमेंट है। इतने में राजा के आदमी आए, राजा भी आए, और फिर गुरु के आशीर्वाद से वो राजा बना। 36 बरस उसने राज्य किया जावालिक। तो जरूरी नहीं है कि फीस पहले मिले तो ही गुरुकुल चलेगा, बाद में भी मिलता है और राज्य चल सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी समाज के लेने की है। अगर समाज लेता तो आज इतने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुलते, आज इतने डिप्लोमा नहीं खुलते, आज ऐसी हालत नहीं होती कि पढ़ लिख के लोग बेरोजगार होते। बिना पढ़े बेरोजगारी क्या बुरी थी? इतना पैसा खर्च किया, लोन नहीं होता, ये फालतू के लफड़े नहीं होते। और शायद कुशलता कार्य कौशल बाप के साथ सीखते तो 6 बरस से सीखते और काफी सीख जाते। शिक्षाओं में जो जल्दी जल्दी नर्सरी में KG1 KG2 प्राइमरी शिक्षा चाहिए क्यों है? यूनानिमिटी इन एक्सप्रेशन एंड यूनानिमिटी इन अंडरस्टैंडिंग, समझ और अभिव्यक्ति में एक रूपता हो जिससे हम अपनी बात आपको कह सकें, इतना ही चाहिए। तो जल्दी स्कूल भेजने की जरूरत क्या है? 6 बरस तक वो माँ बाप के पास रहे, 6 से 12 बरस तक वो पास के स्कूल में रहे जहां वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखे। कहते हैं कि पहला गुरु माँ बाप और उसके बाद पास का स्कूल। तो 6 से 12 बरस जो जाए वहां लड़के लड़कियां एक साथ पढ़े, जो गुरुकुल हो। भारत में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये गुरुकुल होते थे। इसको क्रिश्चियनों ने लिया और एक हेल्थ को, चर्च इनको चलाते हैं,
पर चर्च ने इसको कमर्शलाइज कर दिया और ये धंधा बना दिया कि इससे समाज में पेट बनाई जा सकती। तो मदरसों को तो टेरर क्रिएशन कर दिया, मंदिरों को डिफंक्ट कर दिया और गुरुद्वारों को डिफंक्ट कर दिया और चर्च होने ले लिया। ये शिक्षा धार्मिक केंद्रों में होनी चाहिए, चर्च में भी हो, सद्गुरु, और बिना किसी भेदभाव के। 12 बरस के बाद जैसे ही ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हो या टीनेज हो, लड़के लड़कियों की शिक्षा अलग होनी चाहिए। लड़कियों की घर के पास, लड़कों के थोड़ा दूर, और ये 18 बरस तक। उसके बाद स्ट्रीमलाइन शिक्षा जो गुरुकुल में ही हो, जहां सीखें। लड़कियां एज ए वर्च्यू ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड गॉड प्रोविडेंस घर के काम आसानी से कर सकते हैं, घर की सुरक्षा। तो इंटरनल जो भी है इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, वो गर्ल्स के हाथ में, लेडीज के हाथ में, और एक्सटर्नल जो भी है वो बॉयज के हाथ में, जेंट्स के हाथ में। ऐसी शिक्षा। जब मैरिजेबल एज हो तब सेक्स एजुकेशन, 22 बरस 20 बरस, या परिवार में कैसे रहना, ऐसी शिक्षा, ये शिक्षा हो। इस पे एक चर्चा जरूरी है। कम से कम सरकार को इससे हटना चाहिए। एक रीजनल बना सकते हैं, लोकल बना सकते हैं। आज के परिवेश में अगर देखें तो एक मेंबर पार्लियामेंट या 2-3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेसिक एजुकेशन का स्ट्रक्चर बनाए, एक कमेटी हो जो चलाए। तब आप देखोगे कि ढीली पब्लिक स्कूल, टाइट पब्लिक स्कूल, ब्राइट पब्लिक स्कूल सब बंद हो जाएंगे। एक अच्छे संस्थान बनेंगे, सस्ते भी होंगे, झगड़े भी नहीं होंगे। आपने स्कूल में कह दिया कि टीचर उसको डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। इंग्लैंड में हुआ ऐसा, और टीचरों को कॉन्ट्रैक्ट पर रख दिया। 1-2 जनरेशन खराब हो गई, तब इंग्लैंड को समझ में आ रहा है कि टीचर कैन नॉट बी केप्ट इन कॉन्ट्रैक्ट। टीचर इज नॉट इंफॉर्मेशन सेंटर के इंजीनियर बने और आप दूसरे इंजीनियर को पढ़ाने लगे। अनुभव की जरूरत है। उनको इतनी जरूरत है कि वो लड़कियों को ना छेड़ें स्कूल में। अगर उम्र कम होगी तो ऐसा हो सकता है। तो एक उम्र दराज अनुभवी व्यक्ति, कम से कम जिसने बच्चे पाले हों, वो टीचर बने। भारत में कहते थे जो संन्यास आश्रम में हो वो प्राचार्य बने, और जो वानप्रस्थ में हो वो टीचर बने, बाकी सब सपोर्टिंग स्टाफ। तो आज हम बुजुर्गों को खाली बैठा देते हैं। 60 साल बाद चेयरमैन रिटायर हो रहा है, ये हो रहा। आप उनको शिक्षा के क्षेत्र में ला सकते हैं। आर्मी से रिटायर हो रहा, डिसिप्लिन के लिए ला सकते हैं। तब चीजें ज्यादा अच्छी चलेंगी, पैसा भी कम लगेगा, बुजुर्गों को भी सम्मान मिलेगा, पैसे की होड़ कम होगी। और जो शिक्षा वाकई में शिक्षा है, मुक्ति दिलाएगा बंधनों से, चेतनता से नहीं, चरित्र से, मैकेनाइज्ड मशीनरी के एक्सटेंशन से नहीं, एक जागरूकता से। आपने आज सब तरफ व्यापार करने के लिए आज ये हो गया कि जहां पैसा है वहां कंपलसरी 7 डे ट्रेनिंग हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने एक डायलॉग है, सबको 7 दिन की ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो बड़े बड़े जो धनी पब्लिक सेक्टर हैं उसमें एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। 30,000 करोड़ का माफिया चल रहा है। जो पब्लिक सेक्टर खराब हो गए सरकारी, वहां 1 दिन की ट्रेनिंग भी नहीं, दूसरी जगह मार। और किताबी ज्ञान, दुनिया की किताबों का बिठा बिठा के बोर करना, नोबडी वांट्स। ऐसे नियमों से ऊपर हटना। रादर ये पूरी कंट्री में मिनिस्ट्रीज बंद होनी चाहिए। एक आध मिनिस्टर हो, थोड़ा सा स्टाफ हो जो फंड देके, और टैक्सेशन कम हो जिससे समाज अपने आप चला सके। आज हालत इंडियन यूनिवर्सिटीज की ये है कि आईआईटी को तो छोड़ दे, बार्क जैसे इंस्टीट्यूट में, भारत एटॉमिक रिसर्च में 4-4 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। जापान की एक यूनिवर्सिटी में 40 मेगावाट के रिएक्टर हैं। मैसाचुसेट्स का बजट आपके R&D कंट्री के बजट से ज्यादा है। तब आप फंडिंग करें रिसर्च। इंडस्ट्रीज के लोग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने जाएं,
आज हालत यह है कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में अपर लेवल मैनेजमेंट ज़्यादा हो गया, खाली बैठे हैं। इधर अच्छे टीचरों की कमी है, ज्वाइन करें। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लोग खाली बैठ गए, उनको पढ़ाएं आप। और पॉलिटिक्स में अभी 80 साल हो गई, आप चिपके हुए हैं कुर्सी से। अरे आप पढ़ाने जाओ ना बच्चों को, कैसे पॉलिटिक्स करना, कैसे देश चलाना। 75 साल 78 साल पॉलिटिक्स की लाइफ काफ़ी है, उसके बाद आप पढ़ाएं। तो एक सोशल सिस्टम की डिस्कशन की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ हमने एजेंडा में दिया है जो आपने डिवाइन क्रेट में, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट कैसा, उसमें दिया है। और काफ़ी चीज़ें जल्दी ही करने की ज़रूरत है अगर हमको सस्टेन करना है। आगे बढ़ने की तो बात दूसरी, क्योंकि आज युवाओं में इतना असंतोष है। रिजर्वेशन है उनको दिक्कत है, जिनका नहीं है उनको दिक्कत है। युवाओं को समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। उनकी बात तो छोड़ो, उनके माँ बाप को भी समझ में नहीं आ रहा करेंगे क्या यार। कहीं नौकरी लग जाए, नौकरी के पीछे सारी शिक्षा, उतने में तो धंधा कर लेते जितने में एक ढीली पब्लिक स्कूल, ढीली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और फिर आईआईएम्स में पढ़ाओगे, जितनी फीस दोगे उतने में तो एक धंधा खड़ा हो जाएगा, 20-50 हज़ार कमाई लोगे। तो इतना कवायद किस लिए पढ़ाई की। इस पर चर्चा जरूरी है, और एक बृहद चर्चा जरूरी है, देश के लिए बहुत जरूरी है। इस ब्लाइंडनेस से निकलना, वकीली से निकलना, एक स्वास्थ्य में पैसा, 3 चीज़ें जरूरी हैं अगर देश चलना है ढंग से। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं न्याय फ्री होना चाहिए, और इस समाज होना चाहिए। अगर कोर्ट होना है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अलावा बाकी सब समाज के हाथ में। अस्पताल समाज के हाथ में, एक रिसर्च सेंटर आप बना सकते हैं जो सबको देखे। ये जरूरी है और बहुत जरूरी है इस पर चर्चा होना और क्रियान्वयन। थैंक यू वेरी मच।